निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं न कहीं पार्टी और नेता को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र काफी लंबे अरसे से लगातार सियासी सरगर्मियों को लेकर काफी सियासत का मौजूद बहस बना रहा है। महाराष्ट्र की जब पिछली बार इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस से पहले के हालात और इलेक्शन के बाद के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई। किस तरह से वहां पर महाराष्ट्र ने अब तक तकरीबन डेढ़ साल या यूं कह लें कि 17-18 महीने हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर लगातार तब्दीली नजर आ रही है। कैसे पहले वहां एक सरकार बनती है, फिर वो सरकार खत्म हो जाती है, फिर दूसरी सरकार बनती है। शिवसेना जो है वो फिर से महाविकास अघाड़ी के बैनर तले, यानी कि इस मंच पर जिसमें एनसीपी का साथ मिलता है, कांग्रेस का साथ मिलता है, एक सरकार बनती है। कहा यह जाता है कि बिल्कुल अननेचुरल अलायंस है ये सरकार। 3 दिन या मतलब 5 साल के 5 महीने भी नहीं चल पाएगी, लेकिन बहरहाल सरकार ने एक साल भर को पार कर लिया है, काफी महीने गुजार दिए हैं। लेकिन लगातार ये सरकार जो है वो मुसीबतों को झेलती रही है। चाहे वो जिस तरह से मामला बॉलीवुड बनाम सरकार हो चुका था, या फिर लगातार सीबीआई की कार्रवाई होती रही, फिर वहां महाराष्ट्र की पुलिस पर सवाल उठे, महाराष्ट्र के जो वजीर दाखिला हैं उन पर सवाल उठे, उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया। तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो लगातार यही कहती है कि अगर सरकार इतनी ज्यादा अस्थिर, यानी कि ऐसा लगेगा कि हर वक्त वो डावाडोल हो रही है, वो फिक्स नहीं है, उसकी मजबूती नहीं है, तो जाहिर है कि ऐसी सरकार से किस तरह की उम्मीद आवाम कर पाएगी। कोरोना के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार पर काफी निशाने पर रही। अब फिर से एक बार अजित पवार जो एनसीपी के नंबर 2 लीडर कहे जा सकते हैं, मतलब कि दूसरे पायदान पर, जो कि शरद पवार एनसीपी के चीफ हैं, तो उसके बाद अगर कोई है तो अजित पवार है। वो मौजूदा हुकूमत में नायब वजीर आला भी हैं। अब कुछ ऐसी कंपनियों, कुछ ऐसे मिल्स पर ईडी की छापेमारी की खबर है, सीज किए जाने की खबर है, जिनका सीधा लिंक अजित पवार से जुड़ता है। तो एक तरफ यह कि रियासत के वजीर आला हैं और उनके या उनके रिश्तेदारों के जुड़े होने पर, या उनसे या उसके रिश्तेदार से जुड़े कारोबार पर अगर ईडी की कार्रवाई होती है, तो क्या यह महज एक रूटीन कार्रवाई है या इसके पीछे सियासत कार फरमा है? इसी सवाल का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ईडी के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं न कहीं पार्टी और नेता को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। तो सवाल इसीलिए है कि क्या खतरे में है महाराष्ट्र की सरकार? क्या महाराष्ट्र की सरकार की जो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, कभी इनके आपस में इस तरह की फूट पड़ने की खबरें आती हैं कि बिल्कुल लगता है कि कल नहीं बल्कि आज ही सरकार गिर जाएगी। कभी इस तरह के मामले सामने आते हैं, लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस में मनमुटाव है, कभी लगता है कि एनसीपी और शिवसेना में मनमुटाव है, कभी खबर इस तरह की आती है कि एनसीपी की कुछ गुप्त मीटिंग चल रही है, खुफिया मीटिंग चल रही है, और हो सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस और कुछ और, यानी कुछ भी वहां के बारे में खबरें आती रहती है, कुछ भी वहां होता रहता है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये तीनों के आपस का जोड़ क्या वाकई बहुत ही मजबूत जोड़ है? चूंकि उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं कई बार कि ये जो सरकार है महाविकास अघाड़ी, ये पूरी अपनी मियाद को मुकम्मल करेगी। एनसीपी के लीडर भी यही कहते रहे, लेकिन कांग्रेस के लीडर का कभी कुछ ऐसा बयान आ जाता है कि फिर जो है उसका जवाबी बयान शिवसेना की तरफ से आता है। संजय रावत कुछ कह देते हैं और ये कहते हैं कि नाना पटोले या कांग्रेस के दूसरे जो लीडर हैं उनको सोच समझ कर बयान देना चाहिए, हमारी भी राहें हमवार हैं। पता चलता है कि फिर बीजेपी के साथ कुछ मीटिंगें हो रही है, बीजेपी के जो लीडर है वो ये कहने लगते हैं कि ये हमारे बिल्कुल नेचुरल अलाई हैं, हम इनके साथ गठबंधन ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत
जिस तरह से वहां काम कर रही है, जिस तरह से चल रही है, उससे महाराष्ट्र के आवाम के सामने भी एक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जो दिख रहा है क्या सिर्फ वही सच है या उसके पीछे भी कुछ खेल चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त का कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ होंगे बृजमोहन श्रीवास्तव जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के। हमारे साथ वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से। हमारे साथ प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और कुछ देर में हमारे साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अतुल शाह भी जुड़ेंगे जो बीजेपी की तर्जुमानी करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन सबसे पहले एक बयान सुनाना चाहता हूं जो एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र हुकूमत में जो अक़लियत के जो वजीर हैं नवाब मलिक, वो क्या कहते हैं। उनके बयान को भी सुनिएगा और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पर भी गौर कीजिएगा कि वो कह क्या रहे हैं अजित पवार के ताल्लुक से। जिस तरह से ईडी के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि अजित पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजित पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर कोई परिवार, कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कारोबार करता है तो उसका अधिकार है। जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टी और नेता को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। आपने अगर गौर किया हो इनके बयान पर तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से खबरें ईडी के जरिए फैलाई जा रही हैं, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय या डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी के जरिए जो खबरें फैलाई जा रही हैं, ये कह रहे हैं नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में वजीर हैं। उनका कहना है कि यह सरासर गलत है। अगर उन्होंने, अजित पवार ने या उनके खानदान ने कोई बिजनेस किया है तो कानून इसकी इजाजत देता है, ये वो कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि दरअसल ऐसी खबरें फैलाकर एक खास पार्टी, एक खास शख्सियत जो सियासत पे एक बड़ा नाम है, उस खानदान का नाम बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर साजिश चल रही है तो साजिश के पीछे कौन है और इस साजिश का मकसद क्या है। अपने मेहमानों से मैं सबसे पहले बृजमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। नवाब मलिक साहब क्या कह रहे हैं, ये कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं और ये कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं? विशाल जी, साजिश का सीधा मतलब यह है कि ईडी कहीं सामने नहीं आ रहा बयान देने के लिए, लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जो ईडी का नाम लेकर पेपरों में खबरें छपवा रहे हैं, गलत सलत जानकारियां लोगों को दे रहे हैं। तो साजिश हमें इसलिए लगती है कि ऐसे मौके पर ईडी को सामने आकर कहना चाहिए। ईडी के पास अपने प्रवक्ता हैं, ईडी की एक पूरी एजेंसी है जो सारी बातों को सामने रखती है जी। ईडी को आकर कहना चाहिए कि इस प्रकार की जो खबरें छप रही हैं ये गलत है, और यदि ईडी ऐसा नहीं करता है तो ये कहना बहुत आसान है कि इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं ईडी भी मिला हुआ है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जमहूरियत में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी निष्पक्षता और उनकी गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहे जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा दांव पे उन्होंने अगर लगाया है तो हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को लगाया है, जिनके बारे में राय ऐसी बनती जा रही है कि ये संस्थाएं कानून के तहत काम कम करके कानून की आड़ में आम आदमी को, आम काम करने वाले लोगों को ऊपर के इशारे पर उनके लिए परेशानी खड़ी करते हैं। जहां तक बात अजीत पवार साहब की है, ऊपर का इशारा मतलब समझा नहीं मैं बृजमोहन जी। ऊपर का इशारा मतलब ऊपर मतलब कौन? ऊपर का इशारा बहुत स्पष्ट है। ये सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं। वो केंद्र सरकार के बगैर क्या इशारे के वो इस ढंग की बातें कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। राजनीति करने वाले लोग भी जानते हैं और जो देश में लोग हैं वो भी जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अजीत पवार साहब पिछले 30 साल से लॉ मेकर हैं इस देश के। वो विधानसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे। वो जानते हैं कि कानून की सीमाएं क्या होती हैं और इस देश के अंदर अगर हमको कोई काम करना है तो कानून की वो सीमाएं क्या है जिसके अंदर रहकर हमको काम करना चाहिए। देश में किसी भी आदमी को
देश के कानून के अंतर्गत व्यापार करने की पूरी छूट है। यदि अजीत पवार साहब या उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम कर रहा है, वो देश के कानून के अंतर्गत कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है या इसमें किसी प्रकार का कोई ठीक है। आपके इस स्टेटमेंट पर मैं बीजेपी के जो लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही, अतुल शाह जी? अच्छा, अतुल शाह जी से मैं थोड़ी देर में के पास जाता हूं, उनके पास थोड़ी देर में। वसीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हुआ क्या है, क्यों खबरें इस तरह से आ रही हैं, क्यों अगर ईडी की तरफ से कोई बयान नहीं है तो क्यों वजीर जो है, वहां के मिनिस्टर हैं, उनको बयान देना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है? वसीम, देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग अलग करवट बदलती हुई नजर आई। जहां 3 विचारधाराओं की पार्टी ने सरकार बनाई, ऐसे वक्त में जब बीजेपी की अपनी एक विचारधारा अलग है और पिछले 1.5 सालों के जो कार्यकाल में अगर हम नजर डालते हैं तो लगातार कहीं न कहीं बैकफुट पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नजर आती रही। इन 1.5-2 सालों में अब तक बीजेपी द्वारा 2 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया, यानी प्रेशर में अभी साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर संजय राठौड़ हो, दोनों का इस्तीफा हो चुका है और दोनों को लेकर ही कार्रवाई शुरू है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से दबाव बना हुआ है, उसे लेकर कहीं न कहीं एक राजनीति जरूर तैयार हो गई है। और ऐसे वक्त में अजीत पवार का जो सतारा का जो चीनी मिल है, उसे लेकर एक सवालिया निशान उठने लगे। ये मामला आज का नहीं है, 2019 से लगातार चलता हुआ आ चुका है। 2019 में भी अजीत पवार के खिलाफ इस मामले को लेकर एक कंप्लेंट हुई थी और ये जो पूरा मामला है 2010 का है। ये बताया जा रहा है कि सतारा की जो चीनी फैक्ट्री है, जरंडेश्वर नाम है जिनका, इस चीनी कारखाने को कम दामों में, यानी कि जो वैल्यू है उससे बहुत ही कम दामों में खरीदा गया है, जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है। और इस बारे में जब पूरी जानकारी ईडी अपने पास करने की कोशिश कर रही है 2019 और ये मामला कोर्ट में भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है जिसकी वैल्यू है उसको लेकर भी लगातार उसकी छानबीन की जा रही थी। ये पूरा मामला आया है महासहकारी बैंक घोटाले के बाद में। एमएससीबी की जो घोटाला हुआ 25,000 करोड़ का, उसके जो तार जब खंगालने की शुरुआत की गई, उस दौरान लगातार धीरे धीरे कई मामले सामने आए। उसी दौरान इस चीनी मिल का मामला सामने आया। तो क्या वसीम, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या किन किन, यानी अजीत पवार के साथ उनके किन किन लोगों का नाम जुड़ रहा है इससे, और साथ ही साथ कि क्या वाकई कुछ कुर्की जब्ती हुई है, सीज किया गया है कुछ? देखिए, एक जो खबरें सामने आई हैं सतारा से, जो ईडी के अधिकारी जो बताते हैं, अब तक इस बात को पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो कारखाने हैं उससे अपनी ही जो मालमत्ता है वो अपने गिरफ्त में जरूर ली है ईडी ने, और वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच करी, कार्रवाई करी। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री नवाब मलिक हैं, उन्हें आके इस बात का खुलासा करना पड़ता है, ये बात की जानकारी देनी पड़ती है कि ईडी अपना काम कर रहा है, और लेकिन जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बचाव पक्ष भी आ चुका है। तो इस पे लगातार जो ईडी की कार्रवाई है साफ तौर देखने मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों पे या फिर उनके विधायकों पे ये कार्रवाई साफ तौर पे देखने मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं हताश जरूर नजर आ रहा है। प्रताप सरनाइक ने तो एक एमबीए कुल मिलाकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उस पर एक तरह का दबाव है। प्रेम हमारे, माफ कीजिएगा, प्रेम कुमार जी हमारे साथ तो है ही, अतुल शाह हमारे पास जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, थोड़ा सा आपको इंतजार कराऊंगा। अतुल शाह, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, सीधे तौर पर एनसीपी के जो तर्जुमान हैं, यानी जो प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऊपर वाले के इशारे पर हो रहा है, उनका इशारा दिल्ली है। वो कह रहे हैं कि ये ईडी, सीबीआई, ये सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है और एफवीए सरकार को परेशान करने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? साहब, ये हमारे मराठी में कहावत है यहाँ पर, चोराचा उल्टा बोंबा। मतलब आप कुछ करो और फिर दूसरे को ही उसका आरोपी बना दो। ईडी, ये बाकी आईबी और ये इनकम टैक्स, ये कोई सरकार ये पहली बार 7 साल से है जिसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अरे वाजे को क्या हम कहने गए थे क्या 100 करोड़ रुपया लाने के लिए? ये वाजे नहीं बोला है क्या? तो उसका कॉग्निजेंस सरकार नहीं लेती क्या? नीरव मोदी और विजय माल्या, ये पहली सरकार ने उनको लोन दिया, भगा दिया। अभी लाने का जेन्युइनली प्रयास कौन कर रहा है? ये इनको बताइए जरा। ये खाली खाली दबाव की बात कर रहे हैं। अरे आपने घोटाले किए, उसकी जांच होगी ना। आप नहीं होगा तो आप बेकसूर निकल जाएंगे। मगर ये पहले जो सरकारें चलती थी कांग्रेस के राज में,
इस तरह से तो नहीं ना होगा कि कोई भी आएगा, कोई भी कुछ करेगा, कोई ईडी में जाएगा, कोई वहां। ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, आज मैं कहता हूं बड़ी दावत के साथ, मैं भी आज 42 साल से राजनीति देख रहा हूं, दूसरी सरकारें भी देखी है, मगर हम कोई हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दबाव की बात ही नहीं। ये इनके ही कर्मों से गिरने वाले हैं, दबाव नहीं, सब क्षेत्रों में बस। अतुल शाह जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये अजित पवार पर ये मामला कब से है, कब का मामला है ये? मुझे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं। अजित पवार के तो बहुत मामले हैं, और अभी ये साकर कारखाने के ऊपर चल रहा है, होने दो। गलत बात है, दूध के दूध, बिल्कुल गलत बात है जी जी। ये 2000 ब्रिजमोहन जी बोलिए। शाह साहब को मालूम नहीं है, विशाल जी मैं स्पष्ट कर दूं, 2019 का मामला है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, और जो देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार बनी थी 3 दिन के लिए, उसने इस सारे मामले को खत्म किया था, क्योंकि जांच के अंदर कोई चीज नहीं पाई गई थी। ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार ने किया है, विशाल भाई को तो कहने का हक ही नहीं है इस मामले में। जहां तक कि निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पश्चिम बंगाल में देख लीजिए क्या हुआ कि जिन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, वो उस दिन सारे लोग उससे बरी हो गए जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और जिस दिन उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया, जिस दिन बीजेपी से इस्तीफा दिया, वापिस उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। किस निष्पक्षता की बात कर रहे हैं आप? कौन सी केंद्र सरकार की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? अरे अगर आप निष्पक्षता की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को देखिए, खाली क्या महाराष्ट्र को देख के बात होगी? और एक बात बता दूं, महाराष्ट्र में यह सरकार 5 साल पूरे चलेगी। आप अपने विधायकों को संभालिए, आपके विधायक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के दरवाजे पर खड़े हुए मेंबरशिप लेने के लिए। ये सरकार 5 साल चलेगी, और आने वाले दिनों में उसके बाद भी जीतेगी चुनाव। ये आप लोगों के चाहने से सरकार हिलने वाली नहीं है। क्या वादे भी गलत है, वो ईरानी का मर्डर भी गलत है, सारी चीजें हो रही है, तब तो आरोप हो रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होना। ये हो गया ना, इसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहा है, तब तपास चल रही है, तपास चलने दो, उसमें दबाव काय का हो गया? खाएंगे क्या अनिल देशमुख अंदर चले गए? ब्रिजमोहन जी, अतुल शाह जी, मैं थोड़ा आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेम कुमार जी हैं, उनका इस पर थोड़ा मुझे रिमार्क लेना है। प्रेम जी, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि यही अजित पवार थे ना, अगर मुझे याद आ रहा है तो, जो डेप्यूटी सीएम बने थे, वो इसी सरकार, इसी मैंडेट की जो सरकार बनी थी पहली, जो अभी जिक्र कर रहे थे ब्रिजमोहन जी, यही अजित पवार है जो अब फिर डेप्यूटी सीएम है। कल में और आज में क्या अंतर नजर आ जाता है? प्रेम जी ठीक याद दिला रहे हैं विशाल जी, यही अजित पवार जी हैं जिनके खिलाफ सबसे पहले जांच का आदेश देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते तो 2014 में दिया जाता, और ये वही एक बार फिर जब मुख्यमंत्री बनते हैं और डिप्टी सीएम बनते हैं अजित पवार, तो 4 दिन के भीतर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो सारे चार्जेस वापस ले लेते जी। तो ये प्रश्न ये है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कोई मामला आता है तो उस भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या सरकार उचित तरीके अपना रही है? देखिए, भ्रष्टाचार का समर्थन तो कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कोई पार्टी इस आरोप से बची हुई भी नहीं रह पाती है कि वो समर्थन कर रही है या उसका पोषण कर रही है। ये ओवरऑल मामला है। अब देखिए, पूरे 7 साल के दौरान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन ईडी सीबीआई जांच करने तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाती है जो कि उनके विरुद्ध राजनीतिक रूप से खड़े हैं। क्या आप बताइए, ईडी नारायण राणे जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद जब से बने हैं तब से न ईडी उनको पूछ रही है न सीबीआई पूछ रही है, लेकिन उससे पहले तो पीछे पड़ी रहती थी। बंगाल का उदाहरण दे रहे थे हमारे साथी, लेकिन मैं उदाहरणों में नहीं जा रहा। आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया था, और यहाँ तक कि अमेरिका की अदालत में कहा गया था कि असम का एक मंत्री है जिसको रिश्वत दी गई थी। बीजेपी कहा करती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, तब वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई और हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ गए,
तब से वो सारी जांच, सारी मांग खत्म हो गई। आज तो वो मुख्यमंत्री है, अब तो जांच भी नहीं है। तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच होती है, वो जो जांच एजेंसियां हैं स्वतंत्र रूप से काम करें, ये जरूरी है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी अगर जांच कर रही है तो जांच की बातें पब्लिक डोमेन में किस सोर्सेस से आ रही है? अदर देन ईडी कौन सा ऐसा सोर्स है जो जांच की प्रक्रिया को बाहर कर रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब नियत पर इसका जवाब लूंगा मैं। अतुल शाह जी, आप इसका जवाब देंगे जो प्रेम जी यहां सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जो जांच एजेंसियां हैं सेंट्रल, उनका वो जो भी कार्रवाई करती हैं, ज्यादातर क्या बल्कि अधिकांश जो है वो ऐसे नेताओं पर होता है या उनके खिलाफ होता है जो अब विपक्ष में है, जो अब आपके साथ नहीं है। एक ये सवाल उन्होंने रखा है। सब चीजों की प्रायोरिटीज है। जिस प्रायोरिटी से ईडी काम करता है वो उसमें कोई बंगाल या महाराष्ट्र या आसाम ये ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। लेट देम इन्वेस्टिगेट। सभी चीजों में आप आरोपी करते जाएंगे पॉलिटिकल। ये 7 साल पहले जो सरकारें थी और उसके साथ आज कंपेयर करेंगे तो काफी हम लोग इतनी अच्छी तरह से ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये तो जो कारनामे लोगों ने किए हैं, पहले तो सब कारनामे इनको लगते थे कि वो चल जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। और जांच होने के बाद निर्दोष होगा तो किसी को वो अंदर रखेंगे भी नहीं। इस तरह की पॉलिसी की ये सरकार चल रही है। ये तो खामखा ये मैंने पहले भी कहा था कि अभी बोमा बम कर दो ईडी पर। एनडीए की सरकार इसका यूज कर रही है। बोल दो लोगों को। बृजमोहन जी बोलिए। गिरबान में जाके कि हमने क्या किया है और इसका क्या। मैं इतना कहना चाहता हूँ जी। भाई साहब बहुत निष्पक्षता की बात कर रहे हैं भाजपा के साथी हमारे। अपने दो जो इनके गवर्नर अपॉइंट हुए हैं पश्चिम बंगाल में और केरला में, उन दोनों गवर्नर्स के बारे में पता लगा लें कि जन हवाला आयोग में, जन हवाला कांड में उनकी डायरी में उनके नाम मिले थे। किसी के नाम पे 7 करोड़ निकले थे, किसी के नाम पे 6 लाख निकले थे। आपकी सरकार में अगर इतनी ईमानदारी होती तो कम से कम देखते तो सही कि गवर्नरों को जिनको अपॉइंट करना है उनके ऊपर किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप किस निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, आप किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं और किस काम की आप बात कर रहे हैं। आप आज देखिए देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिस गंगा मां ने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को आशीर्वाद दिया था, उस गंगा ने कितनी लाशें दी हैं। देखिए तो सही कहां की बात करते हैं आप। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। अजीत पवार साहब बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, जिनकी जमीन पे पूरी पकड़ है। 30 साल का उनका अपना लंबा जीवन है, जिसमें आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि उन्होंने कानून की अनदेखी की हो। जांच का हम लोग स्वागत करते हैं। जांच का पूरा जवाब दिया जाएगा। जो जानकारी ईडी मांगेंगे वो, क्योंकि ये संस्थाएं हमारी बनाई हुई हैं। लोकसभा विधानसभा में बैठकर इन संस्थाओं को हम लोगों ने बनाया है। इनका हम लोग पालन करना जानते हैं। परेशानी आ रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को। वो इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अधिकारियों से बात करिए, चोरी छुपे बोलते हैं वो इस बात को। लेकिन मुझे बृजमोहन जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा क्यों है कि आपके ही पार्टी के लीडरों पर ज्यादातर उंगलियां उठी हैं अभी तक? विशाल भाई, खाली हमारी पार्टी नहीं है। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है, यही काम राजस्थान में किया मैं जो मौजूदा एमवीए की सरकार है उसके बारे में सवाल कर रहा हूं। के खिलाफ नहीं, तो वो सरकार तो बेहतर तरीके से काम कर रही है। आप देखिए ना कि जितने बेहतर तरीके से ये जो कोविड की महामारी थी, इसमें जिस प्रकार का जो काम किया, इसकी प्रशंसा संसार में किसने नहीं की? हिंदुस्तान की सरकार ने की है, आदरणीय मोदी साहब ने की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार की प्रशंसा की है। विदेशों में इसकी उपलब्धता के ऊपर बातें हुई है। कहां है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ जो भी बात की जा रही है, ये क्या है कि देवेंद्र फडणवीस साहब एक नौजवान भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और ही इज एन हरी, वो बहुत जल्दी में फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम लोग लगातार उनको इस बात को कह रहे हैं कि आपके ऐसा करने से सरकार गिरने वाली नहीं है। ये पूरे 5 साल पूरे करेगी और इसके बाद के भी 5 साल जनता। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। एनसीपी पर ज्यादा निशाना क्यों है? प्रेम जी, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं सवाल का। एनसीपी पर ज्यादा निशाना क्यों है?
इलेक्शन कमीशन देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक कारण है। ये एनसीपी ही है, एनसीपी ही है जिसको लेकर के रातों रात मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई सुबह सवेरे, और ये एनसीपी ही है जिसके उस खाने से इस खाने में आने पर उद्धव सरकार बन गई। तो एनसीपी तो महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसको चाहे किसी तरीके से दबाव में लाना या अपने गठजोड़ में लाना, ये राजनीतिक इच्छा हो सकती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि एनसीपी के लोगों पर, उनके नेताओं पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी संभावना जो है इधर बीजेपी के भी साथ आकर सरकार बनाने की रही थी। पहले उदाहरण हमने देखा है कि अजित पवार जी को शपथ दिलाई गई थी, इस वजह से ये उन पर एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अतुल शाह जी, प्रेम जी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने अपना वक्त दिया न्यूज़ 18 उर्दू पे। नाज़रीन, आपका जुड़ने का बहुत शुक्रिया। सरकार है, सरकारों के खिलाफ ये इस तरह के इल्जामात भी हैं, लेकिन सरकार को